हाँ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। देखिए टॉपिक है आपका बीमा। देखिए बीमा होती क्या है, इधर ध्यान दें। कोई जो भौतिक राशि है, कोई जो भौतिक राशि है, कोई जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, आपने पढ़ा है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि जो मिलकर बनती है वो किससे बनती है? मूल भौतिक राशियों से, या मूल भौतिक राशियों से व्युत्पन्न राशियां हमारी जो होती हैं, वो मूल राशियों के अलावा जितनी भी राशि हैं वो सारी राशि हमारी क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक हैं, उन मात्रकों में भी कौन शामिल है? मूल मात्रक। यानी व्युत्पन्न मात्रकों को हम किसकी सहायता से बनाते हैं? मूल मात्रकों की सहायता से। क्लियर है? तो देखिए बेटा, बीमा की केवल और केवल परिभाषा क्या है? बीमा की केवल और केवल परिभाषा है किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों के संकेतों पर लगाई गई घातों को बीमा कहते हैं। दोबारा से ध्यान दें बेटा, दोबारा से ध्यान दें, दोबारा से ध्यान दें। किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक के संकेतों पर लगाए घातों को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। जैसे Q एक राशि है और उसको मूल मात्रकों, जैसे द्रव्यमान के लिए हम M, लंबाई के लिए L और समय के लिए T लें, इस प्रकार के मूल मात्रकों में किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाए तो उस भौतिक राशि के लिए एक सूत्र प्राप्त किया जा सकता है, जिस सूत्र को हम उस राशि का क्या कहते हैं? विमीय समीकरण। आप लिख सकते हो, यदि Q एक भौतिक राशि है, Q एक भौतिक राशि है जिसे मूल मात्रकों M, L व T में व्यक्त किया जाए, तब व्यक्त किया, तब Q के लिए एक सूत्र प्राप्त किया जा सकता है। Q के लिए एक सूत्र प्राप्त किया जा सकता है, और Q के लिए क्या सूत्र होगा? Q इसको लिख सकते हैं M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। उपरोक्त सूत्र को हम भौतिक राशि Q का विमीय समीकरण कहते हैं। उपरोक्त सूत्र को भौतिक राशि Q का विमीय समीकरण कहते हैं। देखिए बेटा, ध्यान दें आप, मैं एक बार फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है, जैसे कोई भी राशि आप ले सकते हैं। आपने बल लिया, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। आपने ऊर्जा ली, बल गुणा विस्थापन। आपने संवेग लिया, द्रव्यमान गुणा वेग। तो कोई भी जो राशि है, वो राशि, ये सारी हमारी व्युत्पन्न राशि है।
ये सारी व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। जैसे द्रव्यमान आपकी मूल राशि है, त्वरण यहाँ पे एक व्युत्पन्न राशि है, इसको मूल राशि में यदि बदला जाए तो द्रव्यमान इनटू इसको लिखा जाएगा वेग। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं दूरी बटे समय का वर्ग। इधर हम लिखें इसको ऊर्जा को, तो ऊर्जा के लिए को लिखा जाएगा द्रव्यमान इनटू दूरी बटे समय का वर्ग, और विस्थापन भी ऐसे दूरी है तो दूरी का क्या हो गया? वर्ग हो गया। द्रव्यमान इंटू वेग को लिखा जाएगा तो द्रव्यमान अपने आप में मूल राशि है, वेग को लिखेंगे हम दूरी बटे समय। तो उपरोक्त राशियों में आप क्या देख रहे हो? हम देख रहे हैं कि प्रत्येक राशि, ये राशियां हमारी व्युत्पन्न राशि है, और ये प्रत्येक व्युत्पन्न जो राशि है, ये राशि किसके जरिए बन रही है? मूल राशियों के जरिए बन रही है। यानी कि इन राशियों को जो व्युत्पन्न किया गया है वो मूल राशियों की सहायता से ही व्युत्पन्न किया गया है। अब अगर हमें इन राशियों के मात्रक लिखने हैं तो मात्रक भी इन मूल राशियों के मात्रकों द्वारा ही इनको व्युत्पन्न किया जाएगा। जरा आप इस समीकरण में देखें, सूत्र में देखें, द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है, तो सेकंड स्क्वायर। आप यहां द्रव्यमान के लिए यहां लिख सकते हो किलोग्राम, दूरी का मात्रक आपने लिखा मीटर तो मीटर स्क्वायर, समय के लिए सेकंड तो सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान के लिए आप लिखोगे किलोग्राम, दूरी के लिए लिखोगे मीटर, और समय के लिए लिखोगे सेकंड। आपने बेटा दिमाग की यहां परिभाषा दी, दिमाग की क्या परिभाषा दी? आपने परिभाषा दी कि किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों के संकेतों पर लगाई गई घातों को विमा कहते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर लगाई गई घातों को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। एक ही बात। संकेत शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि जब हम मात्रक को प्रदर्शित करते हैं तो मूल मात्रकों के संकेतों के द्वारा ही उसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे किलोग्राम का संकेत केजी है, ये मूल मात्रक का संकेत है। मीटर कैपिटल एम है, सेकंड के लिए एस है, तो इसको हम लिख देते हैं भाई किलोग्राम इंटू मीटर के लिए एम इंटू सेकंड के लिए एस, एस का वर्ग। तो देखिए बेटा, इन पर जो घात लगी है, किलोग्राम पर एक है, मीटर पर घात एक है, और सेकंड पर घात दो है। इस दो को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात निकल के आएंगी किलोग्राम पर एक, मीटर पर एक, और सेकंड पर कितनी है? -2। तो ये जो घात हैं, ये मूल मात्रकों पर जो घात हैं, इन घातों को ही हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। अब इन घातों के जरिए हमने उस भौतिक राशि का एक सूत्र प्राप्त कर लिया जिसको m की पावर a, l की पावर b और t की पावर क्या कहते हैं? c कहते हैं। जिसमें m का जो मतलब है वो मास, मास का मतलब द्रव्यमान, l का जो मतलब है मास, m का मतलब मास लिख दिया, l का मतलब लेंथ लिख दिया, टी का मतलब आपने टाइम लिख दिया। तो जरा देखिए आप इस जगह पे आप आइए, इस फॉर्मूले से जरा इसकी तुलना करें तो मास यानी कि द्रव्यमान की जो घात है, द्रव्यमान की जो घात है वो किस पर आएगी? एम पर। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। तो किलोग्राम पर कितनी घात है? यहाँ एक है, तो यहाँ ए, एम की घात क्या है? एक। तो इसका मतलब ए बराबर कितना हुआ? एक हुआ। एल फोर लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है बेटा मीटर, लंबाई का क्या मात्रक होता है बेटा? मीटर। और एल पर घात कितनी है? यहाँ बी, और यहाँ बेटा मीटर पर घात कितनी है? एक। तो इसका मतलब बी बराबर कितना आ गया? एक।
यहाँ सेकंड की घात कितनी है, ऊपर ले जाएंगे तो -2, और यहाँ समय को t से प्रदर्शित किया गया है विमीय समीकरण में, और यहाँ t की घात कितनी है c, यहाँ समय की घात कितनी है -2, तो इसका मतलब c बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये जो a, ये b, ये c, यहाँ ये मूल मात्रकों के संकेतों पर घाते हैं। जिस प्रकार से मैंने इस पे घात निकाली 1 1 -2, इसकी इस समीकरण से हमने तुलना की तो a बराबर 1 आया, क्योंकि ये द्रव्यमान को इंगित करेगा, ये दूरी को इंगित करेगा, ये समय को इंगित करेगा। जब इसकी तुलना हमने यहां की तो इसका मतलब इससे ये a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर कितना आया, -2 आया। तो ये ए बी सी, या मैं कह सकता हूं 1 1 -2, ये क्या है बेटा, ये उस भौतिक राशि की क्या है, विमाएं। विमाएं एक्चुअल में है क्या, विमाएं एक्चुअल में क्या है, घात है। मूल मात्रकों पर लगाई गई घात क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। जरा आप नीचे का भी समीकरण ले लें। देखिए बेटा, यहाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। किलोग्राम की घात किस पर आती है, एम पर आती है, या एम की घात कितनी है, ए है, क्योंकि एम क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक यहाँ हमने क्या लिया है, किलोग्राम। तो किलोग्राम की घात कितनी है, 1, और यहाँ द्रव्यमान की घात कितनी है, ए, तो ए बराबर कितना हो गया, 1। जरा ध्यान दें, यहाँ ये मीटर है, मीटर किसका मात्रक है, दूरी का। यहाँ ये एल क्या है, दूरी है, दूरी की विमा क्या है, डी, यहाँ दूरी की घात क्या है, 2, तो इसका मतलब डी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। हाँ जी बेटा, यहाँ देखिए समय की घात कितनी है, -2, इसको ऊपर ले जाएंगे। यहाँ समय की घात कितनी है, c, तो इसका मतलब c बराबर कितना आ गया, -2। तो मैं कह सकता हूं कि 1 2 और -2, 1 2 और -2, ये क्या है, ये विमाएं हैं। अगर ए बी और सी के स्थान पर उपरोक्त समीकरण में ए की जगह 1 रख दिया, एल की जगह 2 रख दिया, सी की जगह -2 रख दिया, तो ये एक सूत्र प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एक सूत्र प्राप्त हुआ, और इस सूत्र को क्या कहा जाएगा, इस सूत्र को कहा जाएगा विमीय समीकरण। जिस राशि का हमने विमीय समीकरण निकाला है उस भौतिक राशि का ये क्या कहलाएगा, विमीय समीकरण कहलाएगा। क्लियर। तो बेटा आपको पहले यहां तक नोट करना है, उसके बाद आपको विमाएं समझनी है, विमाएं आपको निकालनी है। तो पहले आप विमा की परिभाषा लिख लें, किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों के संकेतों पर लगाए गए घातों को विमा कहते हैं। यदि Q एक भौतिक राशि जिसे मूल मात्रकों, मूल मात्रक द्रव्यमान, मूल मात्रक आपके 7 है बेटा, क्योंकि 7 आपकी मूल राशि है, 2 आपकी पूरक राशि है। तो देखिए यहां मैंने शॉर्ट रूप में 3 राशियों को चुना है, यहां मैंने शॉर्ट रूप में कितनी राशियों को चुना है, 3 राशियों को। आप जरा एक बात को इंडिकेशन करें, यहां आप देख रहे हैं कि बल नामक जो राशि है ये कितनी राशियों से मिलकर बनी है, ये 3 राशियों से मिलकर बनी है, द्रव्यमान से, दूरी से और किससे, समय से। ये जो राशि है ऊर्जा, ये भी 3 राशियों से मिलकर बनी है। ये जो संवेग है ये भी आपका कितनी राशियों से मिलकर बना है, 3 राशियों से। जरा ध्यान दें आप लोग, कुछ राशियां, कुछ व्युत्पन्न राशियां ऐसी होती हैं जो केवल एक राशि से मिलकर बनी होती है, कुछ व्युत्पन्न राशियां ऐसी होती हैं जो 2 राशियों से मिलकर बनी होती है, कुछ व्युत्पन्न राशियां ऐसी होती हैं जो 3 राशियों से मिलकर बनी होती है, कुछ व्युत्पन्न राशियां ऐसी होती हैं जिनमें 4 राशियों से मिलकर बनी होती है, कुछ व्युत्पन्न राशियां ऐसी होती हैं जो 5 राशियों से बनी होती है। अधिकतम जो कोई भी राशि बनी होगी उस व्युत्पन्न राशि में अधिकतम 7 मूल राशियों का ही समावेश होगा। अब शॉर्ट रूप में मैंने इसको MLT लिख दिया। अगर मैं मान के चलूं कि कोई भौतिक राशि, ध्यान दें सभी बच्चे, मैं मान के चलूं कि यदि कोई भौतिक राशि 4 राशियों द्रव्यमान, लंबाई, समय और विद्युत धारा से मिलकर बनी हो। मैंने कहा कि यदि कोई भौतिक राशि 4 राशियों द्रव्यमान, लंबाई, समय और विद्युत धारा से मिलकर बनी है तो उस राशि के लिए
अगर हम विमीय समीकरण प्राप्त करेंगे, उस राशि के लिए यदि हम कोई सूत्र प्राप्त करेंगे तो वो सूत्र निकल के आएगा Q बराबर m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है a की पावर t। फिर ये विमीय समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा। मैं सपोज करके चलूं कि कोई भौतिक 5 राशियों से मिलकर बनी, उसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा और ताप और है, तो फिर इस भौतिक राशि के सूत्र को क्या लिख दिया जाएगा? m की पावर l की पावर b, t की पावर c, a की पावर d और k की पावर e। मैं चलूं कि कोई भौतिक राशि 6 राशियों से मिलकर बनी है, जिसमें ज्योति तीव्रता और शामिल है, तो ये भौतिक राशि का समीकरण हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, a की पावर d, k की पावर e और cd की पावर f। तो इसका मतलब जितनी राशि बढ़ेंगी उतना ही ये समीकरण आगे बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन शॉर्ट रूप में अक्सर जो राशियां होती हैं, अक्सर राशियां द्रव्यमान, लंबाई और समय से ही मिलकर बनी होती हैं। इस वजह से शॉर्ट रूप में 3 राशियों को समावेश किया गया है और 3 राशियों के आधार पर ही किसी राशि का ये सूत्र प्राप्त कर लिया गया है। अगर अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य राशियों को उसी प्रकार से इसमें जोड़ दिया जाए। क्लियर बेटा? तो आप विमाओं की परिभाषा लिखें, ये जो विमा की परिभाषा है, और आगे इस बात को आप समझें। किसी बच्चे की यदि कोई परेशानी हो तो मुझे वो बता सकता, कोई प्रॉब्लम हो तो किसी बच्चे की मुझे बोल के बता सकता, कि कोई भी बच्चा यदि कोई प्रॉब्लम है तो। कौन सा बच्चा है? कट के आवाज आ रही है तो उसका उसका बेटा एक इलाज करो थोड़ा सा। जैसे आपका जो नेट है ना, थोड़ा सा उस नेट को आप एक बार बंद करके चालू कर दिया, थोड़ा सा ये हो सकता है उस जगह पे। तो आवाज का क्या, आपका इंटरनेट का भी सिस्टम हो सकता है कुछ। हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बंटी? ये जो आपने पढ़ा है अब तक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आप समझे और आगे भी समझे हैं? ये परिभाषा पढ़े आप बेटा, सभी बच्चे इस परिभाषा को लिखें। बेटा सभी बच्चों ने परिभाषा लिख ली क्या? अब देखिए बेटा, आप अब इसका मतलब, हाँ लिखो लिखो लिखो। इसमें आगे ये बात लिख लेना, इस सूत्र को भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। नोट कर लिया बेटा सभी बच्चों ने? देखिए आपको विमाएं निकालनी है, इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब आपको देखो ये ध्यान में क्या रखना है, ये जरा आप समझ लें, ये जरा आप समझ लें। क्यू बराबर आपने लिखा एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। देखो जरा इसका मतलब समझ ले आप। देखिए बेटा, जब हमने, हाँ जी, ये माइक बंद करे, कौन सा बच्चा है ये? अमन। हाँ जी, इधर समझे। देखिए भौतिक राशि के मूल मात्रक आपके कौन कौन से हैं, पहले आप, मैं आपको उधर ला रहा हूं। आपने पढ़ा द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम,
किलोग्राम को आप किससे व्यक्त करते हो? केजी से। क्लियर? आपकी लंबाई आप इसको किससे व्यक्त करते हो? इसका मात्रक क्या होता? मीटर, कैपिटल एम। जरा ध्यान दें आप लोग। आप समय समय को आप सेकंड से व्यक्त करते हो। यहां इसका संकेत क्या दिया है? एस। जरा आप समझ लें, आप समझे। देखिए यहां पे ये संकेत दिए गए, किलोग्राम, मीटर, सेकंड। लेकिन यहां क्या अंतर है? यहां मीटर वो संकेत किसका? लंबाई का। लेकिन यहां एम जो संकेत, या एम संकेत को किया गया, यानी मीटर को इंडिकेट किया गया है। लेकिन जब हम दुनिया किरण निकाल रहे हैं तो एम जो संकेत है वो किसका है? किसका है? द्रव्यमान का। इसका एम पर जो घात आएगी वो किसकी आएगी? किलोग्राम की आएगी। क्लियर? ऐसे ही आगे चलिए आप। ये जो एल है किसका संकेत है? यह लंबाई का है। इसका मतलब यहां मीटर की घात जो आएगी वो किस पर आएगी? वो एल पर आएगी। यहां देखिए समय का संकेत एस से प्रदर्शित किया गया, लेकिन संकेत किससे प्रदर्शित किया? टी से। समय का संकेत क्या है? एस। एस कह दें या सेकंड कह दें, तो इसका मतलब एस की घात या सेकंड की घात किस पर आएगी बेटा? वो टी पर आएगी। तो आपको क्या समझना है? आपको अपने दिमाग में केवल क्या समझनी है वो आप समझे। देखिए, आप जब दिमाग याद कर रहे होंगे तो दिमाग याद करते समय आपको अपने दिमाग में एक बात सजो के रखनी है, और वो क्या रखनी है? देखो मैं लिख रहा हूं आपके लिए। एम, एम का मतलब मास, मास का मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मतलब होता है किलोग्राम। समझिए, इसका मतलब किलोग्राम की जो घात या द्रव्यमान की जो घात है वो किस पर आएगी? एम। किस पर आएगी? किलोग्राम की घात या द्रव्यमान की घात किस पर आएगी? एम पर। आपके पास एम का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब मीटर, यानी कि आपकी मीटर की जो घात है, मीटर की जो घात है या लंबाई की जो घात है वो घात किस पर आएगी? एल पर। ये टी, टी की घात मतलब टाइम, टाइम का मतलब समय, और समय की घात होती है सेकंड। समय का मतलब क्या होता है? सेकंड। आपको क्या समझना है? आपको समझना है सेकंड या समय। सेकंड समय की घात किस पर आएगी? टी पर। बस, नो प्रॉब्लम। आपको ये तीन बातें समझनी है। क्या समझनी है? इसको आपको ध्यान में रखना है। ये चीज ही आपको ध्यान में रखनी है। आपका के मेजर टॉपिक स्टार्ट हुआ है विमा का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका फिजिक्स का। ये प्रारंभिक टॉपिक होता है सबसे इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर काफी क्वेश्चनिंग आपकी होगी, काफी प्रश्न आप सॉल्व करोगे। तो देखिए बेटा, मैं फिर दोबारा से आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। किलोग्राम की घात या द्रव्यमान की घात किस पर आएगी? मीटर की घात या लंबाई की घात किस पर आएगी? सेकंड की घात या समय की घात किस पर आएगी? बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहां तक? रजनी बहन जी, अंतमा, दीक्षा, कोई प्रॉब्लम बेटा? साहिल, बंटी, पवन, सचिन, कोई प्रॉब्लम बेटा? बताइए मुझे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके। बंटी, बंटी भाई, कोई प्रॉब्लम बेटा? बंटी, बंटी कोई प्रॉब्लम बेटा? तेजपाल कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। बंटी कोई प्रॉब्लम बेटा? बंटी कोई प्रॉब्लम है क्या? लविश, लविश, लविश कोई प्रॉब्लम बेटा? हाँ जी, ध्यान दें, जरा आगे ध्यान दें। ध्यान दें, 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 ध्
आगे ध्यान दें सभी बच्चे। हाँ जी, ये आपका क्लियर काम। अब देखिए आप इधर ध्यान दें। आप इसमें ऐसे तीर का चिन्ह बना के लिखेंगे और इसमें पॉइंट देखिए, इधर ध्यान दीजिए। देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, त्रिज्या, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, विस्थापन, दूरी, इनका मात्रक मीटर होता है। जहां भी ये आपको दिखे, इन सब का मात्रक क्या है? मीटर। ठीक है। अतः इनकी घात, इन पर घात एल की घात होती है। क्लियर? एल की घात होती है। दूसरी बात क्या है बेटा? कोई भी हमारी नियत राशि है जिसका मान फिक्स हो, जैसे पाई, कोई भी अनुपात, अपवर्तनांक, इन की कोई विमा नहीं होती। जिसका कोई मान होता है उसकी कोई विमा नहीं होती है। इसका मतलब नियत मान, कोई भी नियत मान 3/4 पाई म्यू, ये अनुपात हो गया बेटा। ये पाई, इसका मान 3.14, म्यू पूर्णांक है। ठीक है सर। कोई भी दशमलव की संख्या जैसे 1.8, इस प्रकार की राशियों का कोई मात्रक नहीं होता। और जिसका और जिसका कोई मात्रक नहीं होता, उसकी कोई विमा नहीं होती। उसकी कोई विमा नहीं होती। क्लियर? नोट कर। कोई दिक्कत बेटा? क्लियर हो गई बात यहां तक? सभी बच्चों ने उतार लिया बेटा? ये सभी बच्चों ने उतार लिया बेटा? बोल के बता दें, उतार लिया के बेटा? हाँ, उतार लो उतार लो उतार लो। हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, थोड़ा सा आगे चलें। देखिए, ये सूत्र है आपका, किसी भी राशि का ये सूत्र है। आगे चलें। सूत्र Q बराबर m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c में a, b, c
घाते हैं, जिन्हें विमाएं कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? विमाएं। देखिए भाई अगला पॉइंट, मूल मात्रकों के संकेतों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से एवं घातों को छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं एवं विमीय समीकरण को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। विमीय समीकरण को किस में लिखते हैं बेटा? बड़े कोष्ठक में। विमीय समीकरण को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। ये बात आप नोट करें। हाँ जी, अच्छा अच्छा, कल वाले जो सवाल है। ओके ओके। हाँ, त्रुटि पे जो सवाल कराए हैं, तो ये, हाँ क्वेश्चन बताओ। देखो कल तो कुछ कंपटीशन के सवाल कराए थे, इनके पीएमटी लेवल के जो सवाल थे, तो कल वो 5 से, हाँ बोलो बेटा। अच्छा अच्छा, एक्स में, एक्स बराबर है, इधर इधर ध्यान दे बेटा, आप इधर ध्यान देंगे, बच्चा समझे जरा, थोड़ा सी बात है। एक्स में हमको संभव त्रुटि चाहिए। संभव माइनस थ्री, प्रतिशत त्रुटि, यही सूत्र है? हाँ हाँ, बीटा परसेंट और गामा परसेंट, यही तो है एम एल और टी के देखो बेटा इधर ध्यान दीजिए, आप त्रुटि पाइए, ऑलरेडी आप त्रुटि पाइए, इधर ध्यान दीजिए बेटा। आपने आपेक्षिक त्रुटि पढ़ी बेटा, इधर ध्यान दीजिए। आपेक्षिक त्रुटि का, बेटा इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे। बेटा आपने आपेक्षिक त्रुटि पढ़ी, और आपेक्षिक त्रुटि का जो आपने सूत्र पढ़ा, आप पूर्व के सूत्र को पढ़ें, तो देखिए आपने सूत्र पढ़ा, माध्य परम त्रुटि बटे माध्यमान, यही पढ़ा था बेटा। माध्यमान का मतलब होता है वास्तविक मान, इधर ध्यान दीजिए, पहले इधर ध्यान दीजिए, पहले पहले इस सूत्र पर ध्यान दें आप, क्योंकि सारे फॉर्मूले यहीं से निकलते हैं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, डेल्टा ए अपॉन ए एन, क्लियर, या डेल्टा ए बार कह दूं। अब मुझे प्रतिशत त्रुटि की बात चाहिए। प्रतिशत त्रुटि अगर मैं निकालूंगा, तो आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100%, यानी कि
डेल्टा ए वार अपॉन ए एम इंटू 100%। इसका मतलब ये जो आपेक्षिक त्रुटि है, इस आपेक्षिक त्रुटि में हम 100 का गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत के रूप में बदल जाएगी। क्लियर? और आपेक्षिक वैल्यू को, जैसे ये एक्स में आप त्रुटि निकाल रहे हैं, जरा ध्यान दें, एक्स जो राशि है वो किसके रूप में दिख रही है आपको? घात के रूप में दिख रही है। दिख रही है ना बेटा? किसके रूप में दिख रही है? घात के रूप में। और घात के रूप में आपने अधिकतम त्रुटि को पढ़ा कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर घात जो होती है वो आगे आ जाती है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस के एम डेल्टा बी अपॉन बी। ये सूत्र आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो आपकी किताब में कि नहीं, आपकी कॉपी में है? बंटी से बात कर रहा हूं बेटा, ये फॉर्मूला आपका है कि नहीं? है ना बेटा? अब जरा ध्यान दें आप लोग, ये फॉर्मूला आपका आपेक्षिक त्रुटि का है। अब हमें इसमें प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स में हम किसका गुणा कर दें? 100 का। जब हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। यही बात आ जाएगी ना? क्लियर? अच्छा, इस बात को आप क्या समझ रहे हैं? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, इसका मतलब है ए में प्रतिशत त्रुटि। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? बी में प्रतिशत त्रुटि। जरा ध्यान दें, इसका मतलब आपने समझा है ए में प्रतिशत त्रुटि, इसका मतलब आपने समझा ए में प्रतिशत त्रुटि, और इसका मतलब है एक्स में प्रतिशत त्रुटि। क्लियर? अब देखिए, आपको ए में प्रतिशत त्रुटि, ए की जगह क्या है? यहाँ एम है, तो आपको एम दे रखा है, एम की प्रतिशत त्रुटि आपको अल्फा परसेंट दे रखी है। तो एम की प्रतिशत त्रुटि को मैं कैसे लिखूंगा? डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%। ये मुझे क्या दे रखी है? अल्फा परसेंट। की प्रतिशत त्रुटि को मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। ये कितनी हो गई? बीटा परसेंट। मैं टी की प्रतिशत त्रुटि को क्या लिखूंगा? डेल्टा टी इंटू टी, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। ये हो गई गामा परसेंट। ये चीज आपको दे रखी है ऑलरेडी, अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट और गामा परसेंट। आपसे सवाल ये कह रहा है कि आपकी एम में, एल में और टी में ये प्रतिशत त्रुटि आपके पास है। आप ये जो मापन आपको दे रखा है, इस राशियों का जो मापन आया है, इसका जो परिणाम आया है, वो परिणाम किसके रूप में है? एक्स के रूप में। तो एक्स, इधर ध्यान दीजिए, आप समझिए सर जी, आप समझिए। अब आपको एक्स में संभव त्रुटि चाहिए, तो एक्स में संभव त्रुटि किसके रूप में है? ये घात के रूप में है। अब जैसे हमने यहाँ दो राशि ली, ऐसे हमारे पास कोई तीसरी राशि आ जाए एन एन, और एन के बाद जैसे पी मान लेते हैं हम। अगर कोई तीसरी राशि, ये जो राशि थी हमारी को एक्स के रूप में, हमने इसको ऐसे लिखा, ए की घात एन बी की पावर एम लिखा बेटा। तो इस राशि की जो त्रुटि आई प्रतिशत, वो इस रूप में। अगर इसमें तीसरी राशि कोई ले लेते हैं, जैसे हम सी की घात पी ले लेते हैं, तो आगे इसको कैसे लिखा जाता है? पी डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%। ये कहानी है। अब इसमें तीन राशियां हैं, आप डेल्टा में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर रहे हो, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% बराबर की घात, जैसे यहाँ ए की घात एन अपॉन बी की घात एम आपने निकाली, तो एन की घात बेटा इससे पूर्व में पढ़ा कि चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, गुणा में जो अपेक्षित त्रुटि आती है उसका मान कैसा होता है? एक समान। आपने पढ़ा है कि योग फलन में जो अपेक्षित त्रुटि आती है उसका मान कैसा होता है? एक जैसा होता है। तो ये जो भाग है, अब ये सूत्र किसके रूप में दे रखा है? गुणा के रूप में। तो इस सूत्र की और इस सूत्र की
जो अपेक्षित त्रुटि है उसका फॉर्मूला एक ही रहेगा, क्योंकि हम चुके हैं कि गुणा और भाग में जो त्रुटि होती है वो कैसी होती है, एक समान होती है। उसका फॉर्मूला हमने एक समान पढ़ा है। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%, जैसे मैंने यहाँ एन घात को आगे लिया है, इसकी घात क्या, एम की घात क्या, ए को आगे ले लिया। अब यह डेल्टा ए की जगह ए मैंने लिख दिया डेल्टा एम अपॉन एम, इंटू प्रतिशत के लिए मैंने लिख दिया 100। अब यह एल की घात क्या है, बी, तो बी को आगे ले लिया डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, प्लस यहाँ टी की घात क्या है, माइनस सी है, तो माइनस सी डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। आपके लिए सारी राशियां दे रखी है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा परसेंट दे रखी है, तो a इंटू अल्फा परसेंट, यहाँ b इसकी जगह क्या दे रखा, बीटा परसेंट, माइनस के c इसकी जगह क्या दे रखा, गामा परसेंट। ये आपका आंसर है। और बोलिए कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम बेटा? इस प्रकार से सवाल होगा। थोड़ा पीछे का जो टॉपिक है उसको थोड़ा पढ़ें सभी बच्चे। जब बच्चे पीछे के टॉपिक को पढ़ेंगे उनको सूत्र याद रहेगा, सवाल करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है आपकी। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। कोई प्रश्न? बंटी ने पूछा है, बंटी भाई प्रॉब्लम? हाँ जी, ओके ओके। तो आप तो बोल दीजिए, मुझे सब क्वेश्चनों को बता रामकिशन जी, आप तो बोल दीजिए। वेरी गुड जी की, हाँ जी बिल्कुल। देखिए बेटा, ये सवाल है आपका, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। आपको, हाँ मुझे जी, हाँ जी में प्रतिशत त्रुटि चाहिए। हाँ त्रुटि चाहिए मुझे। आप मुझे ये चीज बता दें कि टी और एल को किस रूप में मापा गया है। हाँ कितना सर? बिल्कुल बिल्कुल मैं ले रहा हूं, ये रहा सवाल आपका, बुक्स का ही है। आप जरा सवाल को समझें। देखिए सवाल क्या है। हाँ जी, ये बच्चा जरा इसको समझे, क्वेश्चंस क्या है। देखिए मैं इस पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी कौन सा सवाल बताए? हाँ जी सर। सर एक मिनट देखिए सर, मैं इस टॉपिक को दोबारा लेके आ रहा हूं, आप समझे जरा। देखिए त्रुटि के लिए आपने बोला, और दुनिया में कोई भी उपकरण ऐसा नहीं है जो उपकरण पूरे तरीके से सही सही मापन करे। तो ये जो सर जी, ये जो फॉर्मूला है किसी भी सरल लोलक के आवर्तकाल को इंडिकेशन करता है। सवाल में कहा क्या गया है, सवाल में ये कहा गया कि एक सरल लोलक का जो दोलन काल है वो इस सूत्र के जरिए आपको दिखाया। अब L का जो मापित मान है, एल का मापित मान 20 सेमी है। एल का मापित मान 20 सेमी है, और उसमें 1 mm की यथार्थता है। यानी कि हमने उस सरल जो होता है, सरल लोलक का मतलब होता है जैसे किसी धागे में हमने कोई गोलक लटकाया। अब उस धागे की जो लंबाई है, उस धागे की लंबाई को जब मापा गया तो मापने में ये मिला कि तो मिला 20 सेमी, और त्रुटि जो आती है वो अनुभव की कमी के आधार पर है। किसी बच्चे ने उसकी रियल में तो 20 है, लेकिन किसी बच्चे ने किया कि जब उसको तो कि उसमें यथार्थता छोड़ दी। यथार्थता छोड़ दी इसका मतलब क्या है कि या तो उसने 20.1 सेकंड माप लिया उसको, या उसको 19 माप लिया।
तो इसका मतलब जो यथार्थ का मतलब त्रुटि, इसका मतलब इसमें त्रुटि जो आई उसको डेल्टा प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा 1 mm, ये वैल्यू सेमी में देती है, इस वजह से इसको सेमी कर दीजिए। देते हैं, इसका मतलब 0.1 सेमी लिख सकते हैं। अब ये तो यार तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, आप सुनिए दोबारा। एल जो है बराबर 20 सेमी है और एल बराबर क्या, 0.1 सेमी। अब ये कि जो लोला दोलन कर रहा है उस लोला के दोलन को, उस लोला के दोलन को हमें जो घड़ी है, हमारी कलाई जो हाथ में बंधी होती है, उस कलाई घड़ी के द्वारा उसके 100 दोलनों का समय मापना है, उसके 100 का समय मापना है। और 100 दोलनों का समय किसी अनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा 90 सेकंड मापा गया, 90 सेकंड मापा गया। और जो कलाई घड़ी है वो कलाई घड़ी में यथार्थता 1 सेकंड की, यानी कि आना तो एक्चुअल 90 सेकंड चाहिए, लेकिन किसी के द्वारा मापन की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं समझ पाया, तो हो सकता है कि उसने 89 सेकंड पढ़ लिया हो, या हो सकता है उसने 91 सेकंड पढ़ लिया हो। तो सवाल ये कह रहा है कि भाई जो समय है टी, इस टी के 90 सेकंड दोलन है, 100 दोलनों का समय निकला है इसका 90 सेकंड, और इसमें जो त्रुटि आई है वो आई है साहब 1 सेकंड। ये सवाल है। अब भाई जी का जो निर्धारित मान है, इस जी के निर्धारित मान में हमें प्रतिशत त्रुटि चाहिए, कि जी के निर्धारित मान में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। इसके लिए सर ये हमें टी का फॉर्मूला दे रखा है। अब इस टी के फॉर्मूले से हमें निकालना है जी का मान। तो जी का मान निकालना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। जब इसका वर्ग करेंगे तो टी स्क्वायर स्क्वायर एल अपॉन क्या आएगा, जी आ जाएगा। अब जी निकालेंगे तो इसको स्थानांतरण कर दीजिए, जी बराबर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी। अब साहब 4 में तो कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, 4 तो 4 ही है, पाई का निर्धारित किया गया प्रयोगों के द्वारा, इसकी वैल्यू 3.14 होती है, तो इसमें भी कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तो जब इनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती तो इनसे तो हमारा लेना देना क्या, क्योंकि ये नियत वैल्यू है, इनसे मतलब ही नहीं है। हमें मतलब किससे, ऐसे टी से। मतलब हम जी की बात करें, इसकी संभव त्रुटि की बात करें, तो फॉर्मूला जी बराबर हमारा आता है एफ अपॉन टी। अब ये जो फॉर्मूला है एफ अपॉन टी, हाँ बेटा टी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है यहां घात है, ये किसके रूप में है, घात के रूप में। साहब यहाँ घात एक, यहाँ घात कितने है, 2 है। और घात के रूप में अभी हमने त्रुटि पढ़ी है कि घात के रूप में जो त्रुटि का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, वाई जो होता है वो डेल्टा ए अपॉन ए, घात आ जाती है यानी एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी डेल्टा, सॉरी एन डेल्टा अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी फॉर्मूला होता है। ये आपका सूत्र मैंने नोट करा रखा है बच्चों को, ये जब टॉपिक कराया। तो ऐसे ही मैं डेल्टा जी अपॉन जी का मान ज्ञात कर लूं, डेल्टा जी अपॉन जी का अगर मैं मान ज्ञात कर लूं तो यहाँ पर घात एक है, तो एक को तो डेल्टा एल अपॉन एल से करेंगे तो डेल्टा अपॉन एल ही देखो, प्लस ये दो घात मेरी आ गया, यहां मैंने इसको लिख दिया डेल्टा टी अपॉन टी। क्लियर सर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रतिशत त्रुटि चाहिए। अगर प्रतिशत पूछ रहा है तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%। अब इस 100% दोनों पर कर लो, या फिर इसको ऐसे कर लो डेल्टा एल प्लस के 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू इसका 100 का गुणा यहां कर, आप मान रख दीजिए। तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% बराबर डेल्टा एल का मान 0.1 है, इसका मान कितना है 20, यहां कितना मान है 90, डेल्टा एल का मान कितना, 1/90, और 2 का आगे है तो ये कितना हो जाएगा 2/90। 20 20 से ये 2 और 2 से गुणा 90 यहां कॉमन ले लो, यहां बचेगा 90 और यहां बचेगा 2 से गुणा करेंगे 4 से, यानी डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% इंटू 100 और है, ये हो गया 490
बटे 1800, ये गुणा कर दिया मैंने, 18,000 आएगा। इसका जब भाग देंगे तो ये लगभग 27 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 27 बार। कितनी बार जाता है बेटा? 0.27 का गुणा अगर हम 100 से करेंगे, 0.027 बार जाता है या 27 बार जाता है? 0.027 बार जाता है। 0.027 का आप बेटा 100 से गुणा कर दो, 2.7%, ये आपका आंसर है। बताइए, 2.7% इसका आंसर आ गया। और बताओ क्या प्रॉब्लम है? आप फॉर्मूलों पर ध्यान रखें, जो फॉर्मूले हैं फिजिक्स में केवल फॉर्मूले चलते हैं बेटा, और फॉर्मूलों को आप गहनता से पढ़ें, कहीं आपको कोई सवाल। और बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम? तो आपने ये जो टॉपिक किया बेटा, कर लिया ना कंप्लीट यहां तक? देखिए, अभी आपकी क्लास अभी ऑफ हो रही है बेटा, टाइम हो गया कंप्लीट। हाँ बेटा। हाँ हाँ, एक बार मैं बंटी से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। सर, बंटी से थोड़ी बात करा दें। बंटी, बंटी, बंटी जुड़ रहा है क्या? बंटी जुड़ रहा है क्या भाई? बंटी नहीं जुड़ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं, कोई। बेटा, आपकी कोई समस्या तो नहीं है शेष बच्चों की? तो शेष बच्चे भी सुने बेटा। देखिए, आप 10वीं क्लास से निकल के आए हो, आप पहले ध्यान रखें एक चीज। आप बेटा 10वीं क्लास से, और 10वीं क्लास में जो चलता है, 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं, और 11वीं क्लास से आप ले रहे हो लेक्चर। तो अब पढ़ाने का जो 10वीं क्लास का जो मैटर अब आपका 11वीं क्लास में, वो 0% भी नहीं है। अब आप हायर लेवल में आए, आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो गई है साइंस की। तो इसमें आप फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो फिजिक्स सब्जेक्ट चलती है फॉर्मूलों से, जो आपके टॉपिक की कंसेप्ट हमने कराई। अगर हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो न्यूमेरिकल्स के लिए जो आपको कंसेप्ट दी गई है, उस कंसेप्ट पे आप ध्यान लगा के, जोर लगा के ध्यान दें। आपको फॉर्मूले याद करने चाहिए। हमने कुछ नहीं किया है। आपको मैंने पीएमटी लेवल क्वेश्चन कराए, मैंने कल आपको कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन तो कराए थे। तो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन, या और आप क्वेश्चन करो, एक चैप्टर में कम से 100 से न्यूमेरिकल चलते हैं, और 100 से न्यूमेरिकलों को आप रट सकते नहीं है। तो उसके लिए आपको सीधी सी बात है, आप ये फिजिक्स से बेटा, फिजिक्स में थोड़ी आप मेहनत रखें। जो भी आपकी कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आप क्लियर करते चले। कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछें, और पर डे जो आपको पढ़ाया जाता है उसको पढ़ें। अगर आपने पर डे पढ़ाया हुआ नहीं पढ़ेंगे आप, तो आपको प्रॉब्लम रह सकती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप पर डे पढ़ना स्टार्ट कर दें, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा? नहीं, न्यूमेरिकल्स में समस्या आने लग जाती है अगर आप नहीं पढ़ोगे तो। मूल समस्या न्यूमेरिकल्स की होती है, और न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल चीज होती है। ठीक है भाई? क्लास ऑफ कर रहा हूं बेटा मैं।